नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम सीखते हैं कि फ़ोटो कैसे खींचें, कैसे उसको प्रोसेस करें, उसको कहाँ बेचें और फ़ोटो के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मतलब फ़ोटोग्राफी के बारे में हम इस चैनल में लगभग जो हो सके वो सीखेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि कैसे फ़ोटो को कैमरा जो है, कैमरा को कैसे हम लोग हैंडल करें, उसके सेटिंग्स को कैसे जाने पहचाने और फ़ोटो खींचने के टाइम में कैमरा सेटिंग्स के कैसे यूज़ करें और अलग अलग सेटिंग्स को यूज़ करके हम लोग किस टाइप का रिज़ल्ट पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशंस पढ़ेंगे। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइंस, डेप्थ ऑफ फील्ड, बैलेंस, सिमेट्री एंड पैटर्न, डेप्थ एंड लेयरिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू, सिंप्लिसिटी, रूल्स ऑफ ऑड्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंपोजिशन होता क्या है। आइए। तो कंपोजिशन जो होता है वो अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। हम लोग का जो फ्रेम है, हम लोग के फ्रेम में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज करें ताकि जब हम लोग फ़ोटो को देखें या जो व्यूअर है जो फ़ोटो देख रहा है तो उसका आँख डायरेक्टली उस एलिमेंट पे जाए जो एलिमेंट हम लोग प्राइमली शो करना चाहते हैं। हम लोग का मेन मोटिव जिस एलिमेंट को शो करना है और जिस तरीके से शो करना है वो व्यूअर तक डायरेक्टली पहुंच पाए बिना किसी डिस्टरबेंस का। तो अलग अलग तरीका होता है जो हम लोग मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं उसका अलग अलग मेथड्स होता है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोजिशंस का प्रोसेस होता है। तो हम लोग वही सब प्रोसेस को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ये भी पता करेंगे कब कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ थर्ड्स पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ थर्ड्स जो होता है इसमें हम लोग का जो फ्रेम है, हम लोग का फ्रेम को अगर हम लोग 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को 4 पॉइंट्स मिलता है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स जो होता है वो ह्यूमन आई जब किसी फ़ोटो फ्रेम को देखता है तो उसका डायरेक्ट कंसंट्रेशन जो है वो इन 4 पॉइंट्स पे जाता है। उसमें भी ये जो 41%, 20% ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये द अमाउंट ऑफ फोकस है जो एक आँख उस पॉइंट पे मतलब कंसंट्रेट करता है। जो आँख है जब वो एक फ्रेम को देखेगा तो वो सबसे पहले ये जो 41% जो एरिया है इस एरिया पे उसका आँख सबसे पहले जाएगा। उसी के हिसाब से ये बाकी 3 है 25%, 20% ऐसे करके। तो हम लोग मेनली जब हम लोग को एक सिंगल फ़ोटो है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, हम लोग उसको कोशिश करते हैं इन 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में रखने का। तो हम लोग हमेशा 41% में ही क्यों ना रखें, ये भी तो एक सवाल है। तो उसका भी जवाब है कि अलग अलग टाइम पे हम लोग इन सब का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। जैसे ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये ऑरेंज का फ़ोटो जो है वो एकदम फोकस में है, लेकिन ये तो एकदम बीच में है क्योंकि इसको अगर मैं इधर साइड में रखूँगा, इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड, तो ये थोड़ा मतलब फ्रेम से मतलब साइड में हो जाएगा ना। तो इसको मैं एक ऐसे रीजन में रख रहा हूँ जहाँ पे इन 4 पॉइंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे ये जो डॉग का फ़ोटो है, इस डॉग का फ़ोटो को मैंने थोड़ा पेनिट्रेटेड हम लोग ने लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 41% और 25% दोनों मिल करके इस डॉग को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस फ़ोटो को देखेंगे तो आपका डायरेक्ट आँख कुत्ते पे जाएगा। वही यहाँ पे ये जो चीता है, चीता का फ़ोटो जो लिया हुआ है वो 41-25 में लिया हुआ है। अब 2014 में क्यों नहीं लिया है इस फ़ोटो को, मैं उसको समझाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ये जो चीता है, ये चीता इस डायरेक्शन में अब देख रहा है। तो जब वो चीता वो जो चीता है हमारे राइट हैंड साइड में देख रहा है, अगर हम लोग उसको यहाँ पे फिगर करेंगे, वो या मतलब 20-14% का जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम लोग इसको लाएंगे तो हम लोग देखेंगे वो फ्रेम के बाहर देख रहा है, जो दिखने में बहुत ऑड लगता है। इसी चीज़ को
संभालने के लिए हम लोग इसको इस पॉइंट में रखते हैं। अगर इसी जगह पे ये चीता लेफ़्ट साइड में देख रहा होता तब ऑब्वियसली हम लोग इसको 20 और 14 जो है इस पॉइंट्स पे रखते हैं ताकि ये ज़्यादा निखर के आए। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे हम लोग इन चारों पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ थर्ड। रूल्स ऑफ थर्ड के बाद हम लोग अब लीडिंग लाइंस पढ़ेंगे। अब कुछ जगह होता है जहाँ पे हम लोग लाइंस, इमेजिनरी लाइंस देख सकते हैं, या हम लोग का जो सीन है वहाँ पे हम लोग लाइंस को खुद से एलिमेंट के साथ ड्रॉ करके एक प्रॉपर एलिमेंट को दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये एक्चुअल लाइन होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी पार्टिकल या कोई पैटर्न हो सकता है जो हम लोग का मेन जो एलिमेंट है या कोई एक पॉइंट है उस तरफ डायरेक्ट करे हमें। उस तरीके से हम लोग लीडिंग लाइन का यूज़ करते हैं। ये जो पहला फ़ोटो है, यहाँ पे ये जो पेड़ है ये थोड़ा बड़ा पेड़ है, दिखने में सुंदर है, ये सिनेरी को बहुत सुंदर बना रहा है। तो हम लोग ने ये जो रास्ता है इस रास्ता को एज ए लीडिंग लाइन हम लोग ने यूज़ किया है और इस पेड़ को हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप रूल्स ऑफ थर्ड्स लगाते हैं तो ये जो है ये पेड़ जो है आपका 20% जो है, 20% ये जो है ये वाले पॉइंट पे इस पेड़ को मैंने रखा है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे ये नॉर्मली एक रास्ते का फ़ोटो है, कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस फ़ोटो को देख करके थोड़ा बेहतर फील हो रहा है क्योंकि ये लीड कर रहा है एक पॉइंट के तरफ, दिखने में थोड़ा सुंदर है। ये तीसरा फ़ोटो जो है ये भी कुछ खास तो दिखा नहीं रहा है, स्काई दिखा रहा है, माउंटेन्स दिखा रहा है, लेकिन ये जो लीडिंग लाइंस जो बना हुआ है ब्रिज के थ्रू ये इसको मतलब एक अलग खूबसूरती दे रहा है। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज को हम लोग सिमेट्रिक जो है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसमें भी इस एग्जांपल को रख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ब्रिज के जो दोनों साइड है ये लीडिंग लाइंस है और ये मेन जो यहाँ पे ये जो दो फिगर है इस फिगर पे जाकर के ये इसको हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया लीडिंग लाइंस का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पे ये अपने मेन ऑब्जेक्ट जो है एलिमेंट है वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करने का और मेरे एलिमेंट या जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करने का। इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। आपको अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो पहले वीडियो में मैंने आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे मैं अपने फ़ोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड लाऊं विथ जो सेटिंग्स है ऐप स्टॉप जिसको बोलते हैं, ऐप स्टॉप का यूज़ करके मैं अपने फ़ोटो में कैसे डेप्थ ऑफ फील्ड लाऊं वो मैंने समझाया है। पर डेप्थ ऑफ फील्ड क्यों लाना है, कैसे लाना है और उसका क्या यूज़ है वो यहाँ पे देखते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है वो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट को फोकस में रख के बाकी सबको ब्लर कर देता है। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है ये फ्लावर्स हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस फ्लावर को हाईलाइट करके बाकी पीछे का एक अच्छा सा ब्लरी सीन क्रिएट किया है। तो हम लोग का जो फ्लावर है वो हाईलाइट हो रहा है, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो हाईलाइट है और सराउंडिंग जो है वो ब्लर है। सेम यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बग है ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मैंने हाईलाइट पे रखा है और आसपास का मैं जितना हो सके उतना मैंने ब्लर कर दिया है। तो मेरा जो जब मैं ये फ़ोटो को देख रहा हूँ तो मेरा आँख जो है वो डायरेक्टली मेरे बग जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उस पे जा रहा है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ये जो फ्लावर पे ये जो चिड़िया बैठा हुआ है ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसको हाईलाइट करने का और आसपास का जितना भी अनवांटेड जो सराउंडिंग है उसको ब्लर करके मैं अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा सुंदर दिखा सकता हूँ। ये काम है डेप्थ ऑफ फील्ड का। वैसे ये वाला फ़ोटो है जहाँ पे ड्रॉपलेट्स को मैंने फोकस में रखा है, बाकी को मैंने ब्लर कर दिया। ये काम हो गया डेप्थ ऑफ फील्ड का। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हो गया बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? जब मैं एक फ्रेम में बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला करके एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब सिर्फ एक ही साइड में सारा एलिमेंट ना रहे, मेरा जो एलिमेंट्स है वो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे।
जैसे ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ये जो पेड़ है ये एक एलिमेंट हो गया, ये जो पहाड़ है ये एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शंस। तो मैक्सिमम जो फ्रेम है, फ्रेम मैक्सिमम ऑक्यूपाइड है, इसको बोलते हैं बैलेंस बनाना। जो हम लोग बैलेंस बनाए हैं, जितना भी डिस्टरबेंस है उन सबको जितना हो सके हम लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, और दोनों साइड लगभग इक्वल हम लोग, अगर इसको मैं ऐसे करके डिवाइड करता हूँ तो दोनों साइड लगभग इक्वल एलिमेंट्स को रखने का कोशिश किया। जैसे यहाँ पे ये जो माउंटेन है ये एक एलिमेंट हो गया, और इस साइड जो है ये ब्रांच जो हो गया ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तो लेफ्ट एंड राइट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन टर्म्स ऑफ आवर एलिमेंट्स। वही ये सेकेंड फ़ोटो जो है यहाँ पे क्या सिंपल एक साइकिल का फ़ोटो है, लेकिन जब आप इस फ़ोटो को देखेंगे तो एक ना एक बार आपका नज़र इस विंडो पे ज़रूर जाएगा। तो ये विंडो जो है ये भी एक एलिमेंट में काउंट होता है, साइकिल दूसरे एलिमेंट में काउंट होता है। तो ये बैलेंस बना रहा है। उसी तरीके से ये जो फ़ोटो है हर तरह से ये फ़ोटो जो है वो एलिमेंट्स जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है। ये सिमेट्री का भी एग्जांपल हो जाएगा, लीडिंग लाइन का भी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर एक एरोप्लेन जा रहा होता तो ये लीडिंग लाइन बोल सकते थे कि वो एरोप्लेन पे कंसंट्रेट कर रहा है। नहीं भी है तो भी ये लीडिंग लाइन में ही आता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बैलेंस भी बना रहा है। लेफ़्ट फ्रेम, राइट फ्रेम, अपर, लोअर, ये एक बैलेंस बना रहा है। तो ये एक और तरीका है हम लोग अपने फ़ोटो को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट्स है और उन सब एलिमेंट्स को हम लोग चाहें एक फ्रेम में लाना, तो इस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सिमेट्री एंड पैटर्न। नाम से पता चल रहा है सिमेट्री। कोशिश करते हैं हम लोग अपने फ्रेम में लेफ़्ट साइड, राइट साइड जितना हो सके उतना सिमेट्रिक रहे, दिखने में वो बहुत सुंदर लगता है। और पैटर्न जो है, जैसे यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये एक पैटर्न बना रहा है। ये जो वेव्स है ये एक पैटर्न बना रहा है। अलग अलग कलर्स है, यहाँ पे थोड़ा रेडिश, यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश। ये एक तरीके से एक पैटर्न दे रहा है हम लोग को। वो उसी तरीके से ये जो फ़ोटो है यहाँ पे एक सिमेट्री देख सकते हैं कि ऊपर एक विंडो है, नीचे एक डोर, लेफ़्ट साइड भी डोर, राइट साइड भी डोर, उन दोनों के बगल में पिलर्स लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बीच से डिवाइड कर देता हूँ तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड ये एक सिमेट्रिक फ़ोटो का प्रॉपर एग्जांपल है। ये एक पैटर्न हो गया कि जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, आउटर सर्कल, फिर अलग अलग पैटर्न्स है। तो ये एक पैटर्न का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से हम लोग अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग सिमेट्रिक को यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटो निकाल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटो में सिमेट्री एंड पैटर्न्स आर क्रूशियल। फिर आते हैं हम लोग डेप्थ एंड लेयरिंग में। अब हम लोग जब एक फ़ोटो है, एक फ़ोटो में जब हम लोग एक डेप्थ को इंक्लूड करते हैं, जैसे हम लोग का जो फॉरग्राउंड है उसको हम लोग ब्लर करें, बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर करें, मिड ग्राउंड को ब्लर करें, या सबको समान मतलब मात्रा में, मतलब सबको ही अगर हम लोग पूरा तरीके से फोकस में रखें तो हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटो मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक माउंटेन का एक लेयर है, माउंटेन का दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ये माउंटेन का वो लेयर जहाँ पे कैमरामैन खड़ा होकर के फ़ोटो लिया है। फिर यहाँ पे स्काई है। तो ये जो हो गया जहाँ पे कैमरामैन खड़ा होकर के फ़ोटो लिया है, ये हो गया आपका फोरग्राउंड। फिर ये जो अलग अलग क्लाउड्स का जो लेयर बना हुआ है ये हो गया मिडिल ग्राउंड। और हम लोग का यहाँ पे स्काई जो है इसको हम लोग एज अ बैकग्राउंड ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी पूरी तरीके से क्लियर, ये भी पूरी तरीके से क्लियर, ये भी क्लियर, और ये एक लेयरिंग दे रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लेयर्स है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो इसको हम लोग नॉर्मली लेयरिंग एंड डेप्थ ऑफ फील्ड का प्रॉपर यूज़ बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इस टाइप का फ़ोटो बहुत देखे होंगे। ये एक्चुअली डबल एक्सपोजर फ़ोटो है जो प्रोसेसिंग करके हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग का ट्यूटोरियल्स दूंगा। पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं इसको आपको कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे है क्या कि ये एक ह्यूमन फ़ोटो को हम लोग ने लिया और एक मतलब फॉरेस्ट का फ़ोटो हम लोग ने लिया, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल फ़ोटो बनाने का ट्राई किया।
जो ड्रामेटिक फ़ोटो या एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटो जिसको बोलते हैं वो देता है हम लोग को। तो लेयरिंग एंड डेप्थ को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ करके अलग अलग इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ ला सकते हैं। फिर आता है फ्रेमिंग। अब हम लोग जो सीन में जितना भी एलिमेंट्स है उसको यूज़ करके हम लोग अपने सब्जेक्ट को और थोड़ा हाईलाइट करने का कोशिश करें। हम लोग का मेन मोटिव जो होता है कॉम्पोजिशन में वो होता ही ये है कि हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट है उसको मैं हाईलाइट करूँ। किस तरीके से हाईलाइट करूँ, मेरा देखने का क्या नज़रिया है उस सब्जेक्ट को, वो फ़ोटो को एक्चुअल में सुंदर बनाता है। तो यहाँ पे ये न्यूली वेडेड कपल या एक कपल है, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैंने इस ग्लास मिरर जो है इस मिरर में मैंने इसको रिफ्लेक्शन में कैप्चर किया है। तो ये एक बहुत सुंदर सा फ्रेम टाइप का दिया है। ये जो मिरर है ये एक फ्रेम बन गया और ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो ये दिखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये जो सीनरी है ये जो सीनरी है ये मेरा मेन सब्जेक्ट है और ये जो पेड़ का ब्रांचेस है इसको मैंने यूज़ किया है एक फ्रेमिंग बनाने के लिए। तो फ्रेमिंग मेनली वही होता है कि बाहर का जो जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उससे अगर मैं एक प्रॉपर फ्रेम बनाने का कोशिश कर सकूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेम स्क्वायर हो। देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्रेम है ये सर्कुलर फ्रेम है। तो फ्रेम किसी भी टाइप का बन सकता है, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो उसमें दिखना चाहिए। ये तीसरा फ़ोटो है, यहाँ पे जो दो ह्यूमंस है ये मेन सब्जेक्ट ट्रीट हुआ है यहाँ पे। और ये जो सिकड़ी इसको बोलते हैं, ये सिकड़ी अलग अलग वो है चेन्स। तो ये चेन का ये जो फ्रेगमेंट है इस फ्रेगमेंट को मैंने एज अ फ्रेम यूज़ किया है। तो मेरे पास जितना भी एलिमेंट है आसपास उसको यूज़ करके अगर मैं फ्रेम बना सकता हूँ, इस टाइप के पैटर्न को हम लोग फ्रेमिंग बोलते हैं, इस टाइप के कॉम्पोजिशन को। फिर आता है पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू दो अलग अलग चीज़ है। पर्सपेक्टिव के मैं किस तरीके से एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो पहला फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ये जो बिल्डिंग है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत लंबा बिल्डिंग है, बहुत ही जाइगेंटिक बिल्डिंग है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लोअर पॉइंट से नीचे झुक करके एकदम टिल्टेड फ़ोटो लूँगा जो दिखा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है मेरा मेन सब्जेक्ट ये बहुत लंबा है। तो ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव। नाउ पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। मतलब समझ लीजिए कि आप एक शो देख रहे हैं, आप ऑडियंस में बैठे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस शो को देखने का अलग है और जो जजेस हैं जो अलग जगह पे बैठे हैं उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो जैसे यहाँ पे ये जो दूसरा फ़ोटो है, यहाँ पे स्केटिंग करता हुआ फ़ोटो, इसमें ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये जो स्केटिंग कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस तरीके से देख रहा है। यहाँ पे एक ये जो फ़ोटो है इसमें दिखा रहा है कि ये एक जो बच्ची है ये अपनी किसी से बात कर रही है, एडल्ट से। तो जो फ़ोटो खींचा है वो नीचे बैठ करके खींचा है ये दिखाने के लिए कि कोई और बच्चा जो है अगर वो भी इस सीन को देखता तो उसको इस तरीके से दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के किस तरीके से मैं अलग पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करके एक इमोशन डाल सकता हूँ एक फ़ोटो में। फिर आता है सिंप्लिसिटी। कभी कभार क्या होता है कि आसपास कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक ही सब्जेक्ट है, उसको ही बस लेना है। तो उसको भी लेने का तो बहुत सारा तरीका होता है। उसको बढ़िया से एक फ्रेम कर दो, आसपास कुछ भी ना रखो, आइसोलेट करके दिखाओ तो भी सुंदर लगता है। जैसे ये फ़ोटो है, यहाँ पे बस ये एक पेड़ है, आसपास और कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, फिर भी इसको इस तरीके से लिया गया है जो देखने के साथ साथ पेड़ पे आँख जाए। आपका जो मेन अटेंशन है, व्यूअर्स अटेंशन डायरेक्टली इस पेड़ पे आता है, मेन जो सब्जेक्ट है। तो यही है सिंप्लिसिटी कि कुछ भी नहीं है आसपास, सब कुछ खाली है, कोई ज़्यादा फैंसी रूल्स मैंने यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो नीट एंड क्लीन और डायरेक्टली आई कैचिंग है। उसी तरीके से ये रे ऑफ लाइट डायरेक्टली हैंड में गिर रहा है, आसपास पूरा ब्लैक है, कुछ भी नहीं है, ये भी डायरेक्टली आई कैचिंग है। यहाँ पे एक लीफ में ड्रॉप
ये सब एग्जाम्पल हो गया सिंप्लिसिटी का, कि कभी कभार आसपास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना रख करके अपने फ्रेम को जितना हो सके उतना सिंपल रखो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर हम लोग का ये टॉपिक है रूल्स ऑफ ऑड्स। रूल्स ऑफ ऑड्स में ये साइकोलॉजिकल वो है पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब भी हम लोग एक फ़ोटो में एक मेरा जो सब्जेक्ट है, अगर वो मतलब आइडेंटिकल सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे पेंसिल हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो चिड़िया हो गया ये मेरा सब्जेक्ट है, ये बोतल्स मेरा सब्जेक्ट है। तो रूल्स ऑफ ऑड्स बोलता है कि जो हम लोग का जो एलिमेंट है अगर वो ऑड नंबर में हो तो वो ज़्यादा आई कैचिंग लगता है या ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। इवन होने से भी इट अट्रैक्ट्स, बट ऑड होने से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये साइकोलॉजिकल है बट सच है। जैसे यहाँ पे 3 पेंसिल्स है, ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, ये सारे ऑड नंबर में मेरे सब्जेक्ट को अरेंज किया गया है, लेकिन दिखने में ये थोड़ा सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग फ्रेमिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको किसी जगह पे बढ़िया सा फ्रेम करके लिया गया है। बट इसमें और नॉर्मल फ्रेमिंग में डिफरेंस क्या है कि किस होल से या कहाँ से लिया गया है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और नॉर्मली जो फ्रेमिंग हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पोजिशन, वहाँ पे मैं किस जगह से लिया हूँ या मैंने क्या चीज़ को यूज़ किया है फ्रेम बनाने के लिए, वो हम लोग को पता होता है। ये फ्रेमिंग में डिफरेंस है और इसमें, बट फिर भी ये एज अ फ्रेमिंग इसको काउंट किया जा सकता है। ये हो गया रूल्स ऑफ ऑड्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे मैंने अलग अलग रूल्स को यूज़ करके मैंने फ़ोटो क्लिक किया है। सबसे पहले ये जो हॉर्नबिल का फ़ोटो देख रहे हैं, ये हॉर्नबिल का फ़ोटो को रूल्स ऑफ थर्ड्स का यूज़ करके क्लिक किया गया। अब ये देखिए, ये हॉर्नबिल इस साइड देख रहा है, तो रूल्स ऑफ थर्ड का इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में मैंने इस पूरे फिगर को रखा है। यहाँ पे ये एग्जिट डाटा दिया हुआ है कि इसका ISO 800 था, फोकल एफ स्टॉप था 6 और शटर स्पीड था 1/800 सेकेंड। क्योंकि शटर स्पीड इतना ज़्यादा था कि मतलब 1/800 इज़ डिसेंट, कि इतना बड़ा हॉर्नबिल एक बड़ा चिड़िया है, तो उसका मूवमेंट को फ्रीज करने के लिए 1/800 इज़ एनफ। ISO 800 यहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, तो ISO 800 इसलिए है क्योंकि ये जो फ़ोटो है ये एक फॉरेस्ट में लिया गया है, जो थोड़ा मतलब वैसा जगह पे है जहाँ पे क्लाउड्स ज़्यादा है। लोकेशन में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो ISO 800 रखने का मेन पर्पज़ ही ये है कि वहाँ का क्लाउडी वेदर था तो लाइट उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ISO को मैंने थोड़ा हाई कर लिया। नेक्स्ट फ़ोटो ये जो है, ये फ़ोटो हो गया पैटर्न, जो पैटर्न आपने देखा कॉम्पोजिशन, उसको यूज़ करके। ये जो है ये एक सर्कुलर पैटर्न दे रहा है, तो ये दिखने में थोड़ा अलग और क्रिएटिव लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ISO कुछ ज़्यादा ही हाई है 6400, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और ये एक मतलब डेंस फॉरेस्ट में क्लिक किया हुआ है जहाँ पे मतलब बहुत कम लाइट था, इसीलिए इसका ISO इतना हाई है। और क्योंकि ISO इतना हाई है तो मुझे शटर स्पीड थोड़ा कम करना पड़ा, क्योंकि लाइट भी चाहिए था। बट स्टिल ये उतना मूव नहीं कर रहा था, तो 1/60 पे भी इसको आराम से क्लिक किया जा सकता था। ये एग्जाम्पल हो गया आपका पैटर्न का। ये जो फ़ोटो है ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फील्ड का एग्जांपल, जहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट ये बटरफ्लाई टाइप इंसेक्ट है, लेकिन मेरा आँख डायरेक्टली इस पे आया और इस बैम्बू स्ट्रॉ पे आया। आसपास का जितना भी डिस्टर्बेंस है वो सब पूरी तरीके से ब्लर हो गया। और वैसे ये बहुत छोटा इंसेक्ट था, तो इसको अगर आप जैसे 7300 जो है उससे अगर आप कैप्चर करेंगे तो आसपास अगर थोड़ा भी डिस्टेंस पे होगा तो वो ब्लर हो जाएगा। बट ये एक अच्छा रिज़ल्ट दिया मुझे। ये एग्जिट डाटा मैंने दिया है ISO 500, शटर स्पीड 1/250, एफ स्टॉप 6.3। ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल आपका सिमेट्री का या लीडिंग लाइन का, दोनों का बोल सकते हैं। ये
पॉइंट कर रहा है, मतलब ये लाइंस जो है एक पॉइंट पे हम लोग को वो कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो ये हो गया आपका लाइन का एग्जांपल। और ये सिमेट्री है ही, दोनों साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो सिमेट्री दिख रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, लाइंस। तो एक तरीके से ये सिमेट्री का भी एग्जांपल है। यहाँ पे आपका एग्जिट डाटा दिया हुआ है। ये जो फोटो है, ये फोटो है आपका बोगीबिल बीच का, जो आसाम में है। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, इस फ़ोटो में मैंने कोशिश किया, ज़्यादा एलिमेंट्स था नहीं, सिंपल रखने का कोशिश किया है। ये एग्जांपल सिंप्लिसिटी में भी आप काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ, लेकिन इस एग्जांपल को मैं उसमें भी काउंट कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने हर एलिमेंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब जैसे ये सन हो गया, ये मेरा एक एलिमेंट है। ये जो छोटा सा हट टाइप का है, ये दूसरा एलिमेंट, ये रिवर तीसरा एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट्स को मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट साथ ही साथ ये पूरा सिंपल भी है कि एक हट है, एक सन है। नॉर्मल अगर एकदम देखने जाए तो इतना खाली जगह है, तो ये सिंप्लिसिटी में भी इसको काउंट किया जा सकता है। इसका यहाँ पे एग्जिट डाटा दिया हुआ है, ISO 100, f-stop 22, शटर स्पीड 1/400 सेकेंड। यहाँ पे ये जो फ़ोटो है, ये फ्रैंकली मुझे उतना पसंद नहीं है। बट ये फ्रेम आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने लिया है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा एकदम फ्रेम बनाऊँ। मैं यहाँ पे क्या अगर कोशिश किया कि ये जो सीनरी है, इस सीनरी में एक फ्रेम बनाने की कोशिश करूँ। अब ये जो लैंड है, ये लैंड खुद आपका 2 साइड्स दे रहा है और ये जो है ये बाकी 2 साइड्स दे करके एक टाइप का फ्रेम बना रहा है। इसको और लो एंगल से लिया जाता तो ये प्रॉपर फ्रेम बना सकता था। तो ये फ्रेमिंग का एग्जांपल हो गया। तो फ्रेमिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फ्रेम हो वो पूरी तरीके से, मतलब चारों साइड से कंप्लीट हो या पूरा एकदम क्लियर हो। फ्रेमिंग आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से इतना डिस्टेंस खाली है, बट फिर भी अगर यहाँ पे कोई, जैसे एक बोट होता है यहाँ पे, तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो बोट होता है, जो डायरेक्टली क्लियर होता है कि फ्रेम के अंदर मैं बोट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया आपका फ्रेमिंग का। अब हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। अब मैंने आपको सिखा दिया कि सेटिंग्स कैसे यूज़ किया जाता है, ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, इन सब को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने सिखा दिया है कि अब आप यूज़ करना सीख गए हो तो फ्रेमिंग कैसे बनाएं, कंपोजिशन कैसे बनाएं, अलग अलग डिफरेंट टाइप का। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जब एक सीनरी को देख रहे हो या किसी बर्ड को देख रहे हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे। वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका खुद का सोच होगा, आपको खुद एनालाइज करना है। अब जैसे नॉर्मली एक चिड़िया किसी ने देखा तो कोई क्या करेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करेगा, कोई रूल्स ऑफ थर्ड यूज़ करेगा, कोई होता है वो उसमें लीडिंग लाइन भी यूज़ कर सकता है। वो हर एक फोटोग्राफर का खुद का देखने का नज़रिया होता है। आपको कॉम्पोजिशंस के बारे में पता चल गया, सेटिंग्स के बारे में पता चल गया। अब आप फ़ोटो क्लिक कीजिए, इन रूल्स को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, खुद से सेटिंग्स को यूज़ करके अलग अलग फ़ोटोज़ को क्लिक करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू और शार्प होता जाएगा। आप जैसे जैसे फ़ोटो क्लिक करते रहेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे ये सीनरी दिख रहा है। उसको थोड़ा देर देखेंगे आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे मुझे लीडिंग लाइन यूज़ करना चाहिए या यहाँ पे मुझे फ्रेमिंग यूज़ करना चाहिए। वो सब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा आफ्टर यू प्रैक्टिस। तो फ़ोटो क्लिक कैसे करना है और फ़ोटो को कैसे फ्रेम करना है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटो क्लिक हो गया है, अब उस फ़ोटो को मैं प्रोसेस कैसे करूं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो प्रोसेसिंग लाइटरूम में सीखेंगे, जहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बेसिक एडजस्टमेंट और बाकी सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट किया जाए,
किस तरीके से मैं अपने फ़ोटो से नॉइज़ को हटा सकता हूँ या नॉइज़ को डाल सकता हूँ, वाइट बैलेंस को कैसे मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक कर सकता हूँ। ऐसे तो वाइट बैलेंस जो है वो कैमरा में भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरीके से वाइट बैलेंस को आप कैमरा में भी डायरेक्ट ठीक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।